हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वीर सेनानी धीरभद्र। प्राचीन काल की बात है। कांगड़ा में सोमदत्त नाम के राजा शासन करते थे। उनकी दो रानियां थी, कमला और बिमला। दोनों सगी बहनें थीं। हालांकि उनके विवाह को काफ़ी समय बीत चुका था, परंतु अभी तक वे संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने व्रत उपवास किए, पूजा अर्चना की, यज्ञ अनुष्ठान कराए, ब्राह्मणों और निर्धनों को दान दिया, पर सब व्यर्थ गया। राजा और रानियों की तरह कांगड़ा की प्रजा भी चाहती थी कि राजा को उसका वारिस मिले। यही कारण था कि राजा रानी के साथ साथ वे लोग भी हर पीर फकीर की दरगाह और समाधि पर जाकर मन्नत मांगा करते थे। एक दिन रानी कमला को कहीं से समाचार मिला कि कांगड़ा घाटी के समीप स्थित घने जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं। उनके पास जो भी कोई जाता है वह उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यह सुनकर रानी कमला से रहा नहीं गया। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उन्हें उस साधु के विषय में विस्तार से बताया। साथ ही रानी ने वहां जाकर महात्मा जी से मिलने का आज्ञा भी मांगी। पहले तो राजा ने रानी को मना किया कि इतने घने जंगल में जहां हिंसक जानवर भी होते हैं, उनका वहां जाना ठीक नहीं है। किंतु जब वह बार बार वहां जाने की हठ करने लगी तो राजा को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। अगले दिन कमला प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठी और स्नान करके अपने कुछ सैनिकों के साथ महात्मा जी के दर्शन के लिए निकल पड़ी। महात्मा जी की कुटिया के कुछ दूरी पर ही उसने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। फिर वह पूरे श्रद्धा भाव से महात्मा जी की कुटिया पर पहुंची। प्रणाम कर रानी ने उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। पूरी ध्यान से महात्मा कमला की व्यथा को सुनते रहे। महात्मा ने कमला की कहानी सुनकर उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। फिर महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो और प्रसन्न होकर घर जाओ। कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अनुष्ठान करूंगा। उसके बाद तुम्हें एक दिव्य फल दूंगा, जिसके सेवन से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महात्मा जी की बात सुनकर रानी कमला बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें प्रणाम करके राजमहल लौट आए। राजमहल आकर उसने अपनी बहन बिमला को सारी बात बताई। रानी बिमला यद्यपि कमला की जुड़वा बहन थी, परंतु दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कमला यहाँ दयालु, निष्कपट और शांत स्वभाव की थी, वहीं बिमला क्रूर, ईर्ष्यालु और कपटी थी। जब उसने सुना कि महात्मा जी की कृपा से कमला को पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह यह बात सहन नहीं कर पाई। उसने सोचा कि यदि कमला को पुत्र प्राप्त होगा तो राजा उसे अधिक प्यार करने लगेंगे और राजा की नज़रों में उसकी कोई कीमत न रह जाएगी। इसलिए उसके कुटिल मन में तुरंत एक योजना बनाई। वह मुंह अंधेरे उठ बैठी। उसने कमला की तरह कपड़े पहने और दर्पण के सामने श्रृंगार किया। वह कमला की हमशक्ल तो थी ही, इसलिए कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था कि वह कमला नहीं है। कमला बनकर महात्मा जी की कुटिया में जा पहुंची। महात्मा जी भी सच्चाई जान नहीं पाए और कमला के धोखे में उन्होंने बिमला को दिव्य फल दे दिया। बिमला के लौटने के थोड़ी देर बाद कमला महात्मा जी के पास पहुंची। उन्हें प्रणाम करने के बाद जब उसने उनके आगे अपनी झोली फैलाई तो महात्मा जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कमला से पूछा, बेटी अब क्या चाहिए? कमला ने बड़ी मासूमियत से कहा, महात्मा जी आपने मुझे दिव्य फल देने के लिए बुलाया था। यह सुनकर महात्मा जी भौचक्के रह गए। कुछ पल मौन रहने के बाद बोले, इसका मतलब मैंने दिव्य फल किसी और स्त्री को दे दिया है, पर वह तो बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल थी। कमला समझ गई कि वह उसकी बहन बिमला ही होगी। उसने महात्मा जी को बताया, महात्मान आपसे जो स्त्री दिव्य फल ले गई है वह कोई और नहीं, मेरी जुड़वा बहन बिमला होगी। हम दोनों बहनें राजा सोमदत्त की ब्याही हुई हैं। महात्मा जी को सारी बात समझ में आ गई। रानी कमला के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा,
बेटी अधीर मत हो, मैं तुम्हें भी दिव्य फल अवश्य दूंगा। यह कहते हुए महात्मा ने रानी कमला को भी दिव्य फल दिया। फल पाकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और महात्मा जी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने महल लौट आई। कमला को पूरी उम्मीद थी कि इस दिव्य फल से सेवन के पश्चात वह संतानहीन नहीं रहेगी, उसे भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महल आकर रानी ने फल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा उसने स्वयं खाया और दूसरा हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया। दिव्य फल खाने से दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। निश्चित समय पर दोनों को एक एक संतान की प्राप्ति हुई। रानी कमला गर्भ से पुत्र और रानी बिमला के गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ। राजा ने पुत्र का नाम धीरभद्र रखा और पुत्री का नाम मोहिनी। लंबे समय के बाद राजा रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नगर में उत्सव का माहौल था। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों में मिठाइयाँ बांटी गई, गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया गया। महल में भांड और चारण मंगल गीत गा रहे थे। राजमहल में राजकुमार और राजकुमारी का जन्मोत्सव कई दिनों तक चलता रहा। रानी कमला के आधा फल घोड़ी को भी खिलाया था, इसलिए कुछ दिनों बाद घोड़ी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। रानी ने उसका नाम बीरू रखा। राजकुमार के साथ साथ बीरू भी बढ़ने लगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। राजकुमार अक्सर बीरू के पीठ पर सवार हो यात्रा को निकल पड़ता था। समय के साथ राजकुमार धीरभद्र बड़ा हुआ। वह बहुत ही खूबसूरत और गठीला नौजवान था। एक दिन जब वह बीरू पर बैठकर नदी की ओर जा रहा था तो उसकी नज़र एक बहुत सी सुंदर युवती पर पड़ी। वह बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। राजकुमार उसके पास गया और दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। बातों बातों में उस युवती ने बताया कि वह नदी के दूसरी ओर स्थित पहाड़ी पर रहती है। सूर्यास्त हो जाने पर राजकुमार उस युवती से विदा लेकर अपने महल लौट आया। उस युवती ने राजकुमार पर जादू सा कर दिया था, इसलिए रात भर वह उसकी याद में करवटें बदलता रहा। जैसे ही दिन निकला वह बीरू के साथ नदी के किनारे जा पहुंचा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे उस युवती नहीं मिली तो वह नदी की दूसरी ओर स्थित पहाड़ी पर जा पहुंचा। पहाड़ी की दूसरी तरफ उसे एक गुफा दिखाई दी। वह डरते डरते गुफा के अंदर गया। अंदर जाकर वह हैरान रह गया। वह कोई जादुई महल नहीं था। महल में उसे एक बदसूरत सी स्त्री दिखाई दी, जिसे देखकर राजकुमार डर गया। राजकुमार को देखते ही वह बदसूरत स्त्री तुरंत खूबसूरत बन गई। उसने राजकुमारी को बता दिया कि वह एक जादूगरनी है। अब राजकुमार को वही उसकी इच्छा अनुसार रहना होगा। राजकुमार धीरभद्र अब उस जादूगरनी के साथ ही रहने लगा। वह दिन में उसे मेढक बना देती और रात को राजकुमार को उसने असली रूप में ले जाती। धीरभद्र को अपने माता पिता और संगी साथियों की याद आती, पर जादूगरनी उसे वापस जाने नहीं देती थी। एक दिन उसे अपने पिता स्वर्ग सिधारने की खबर मिली। इसके साथ साथ उसे यह भी मालूम हुआ कि पिता के गुजर जाने के बाद मोहिनी ने शासन की बागडोर संभाली है, किंतु पड़ोसी राज्य लगातार संकट पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन और बीत जाने पर उसे पता चला कि पड़ोसी राज्य ने कांगड़ा पर चढ़ाई कर दी है। यह सुनकर धीरभद्र से रहा नहीं गया और वह जादूगरनी से नज़र बचाकर अपने राजमहल लौट गया। सब अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न थे। धीरभद्र ने तुरंत अपने राज्य को बचाने की तैयारी आरंभ कर दी। धीरभद्र ने अपनी सेना को तैयार किया और दुश्मन से लोहा लेने निकल पड़ा। दोनों राज्यों को सेनाओं में कई दिनों तक भीषण युद्ध होता रहा। वह बहादुर तो था ही, इसलिए उसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर वह न्यायपूर्वक अपने राज्य पर शासन करने लगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।